टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ। काल के कपाल पे लिखता लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता की कुछ पंक्तियाँ के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके विद देव गुजर में। दोस्तों, लगातार राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। उसके 5 चैप्टर जो पहले के हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो छठा चैप्टर है, आज जो छठा चैप्टर है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लगातार ये क्लासें देखते रहें, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो चीज़ें राजा महाराजाओं द्वारा या फिर किसी भी आम जन के द्वारा बनाई जाती है उनको स्थापत्य कहते हैं, है ना। जो चीज़ें अपन बना रहे हैं, अपन मान लो अपना घर बनाया है तो वो भी स्थापत्य की श्रेणी में आएगा। मानव की संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों को बिखेरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। प्राग एवं आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका तुल्य है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक इतिहास को पढ़ने के लिए अपन ने क्या किया है, वहाँ की जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला, वहाँ के जो भवन बने हैं उनका अपन ने अध्ययन किया। उसी आधार पर अपन ने जो पुरानी संस्कृति है, पुराने जो लोग हैं, उनका जो कैसा रहन सहन था, कैसा पहनावा था, उसके बारे में अपन ने जाना है दोस्तों। तो वो सारी की सारी जानकारी अपन को स्थापत्य कला से ही प्राप्त हुई है। किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडरों के अध्ययन के नहीं हो सकता है। यानी किसी भी देश की अपन को प्रगति का अध्ययन करना है तो ये वहाँ के लोगों ने क्या बनाया है, किस प्रकार से बनाया है, तो वहाँ की आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ है, सामाजिक विकास किस प्रकार से हुआ है, राजनीतिक विकास किस प्रकार से हुआ, तो वहाँ के स्थापत्य से पता पड़ता है हमको कि ये देश कैसा था या फिर इस देश के लोग कैसे थे, इनका रहना करना, खाना पीना, संस्कृति ये क्या थी। ये सारी की सारी चीज़ें हमको स्थापत्य से पता पड़ती है दोस्तों। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले या जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि राजस्थान में जैसे नगर बनाए गए हैं, महल, परकोटे, किले और जलाशय बनाए गए हैं, तो उनकी उपयोगिता, जैसे जलाशय बना रहे हैं, कोई तालाब बना रहे हैं, तो तालाब की उपयोगिता है पानी के लिए, लेकिन इसके साथ इसको मजबूत बनाया गया है। राजस्थान के लोगों ने इनको मजबूत तरीके से, यदि किला भी बनाया है तो किले की भूमिका क्या है और किला किस प्रकार से अपनी रक्षा कर सकता है, और उसी को उस मजबूती के आधार पर बनाया गया है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों नगर विन्यास एवं भवन शिल्प। नगर विन्यास और भवन शिल्प में राजस्थान की कलाकारों की, राजस्थान के जो पुराने लोग हैं उनकी क्या भूमिका रही है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोती में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती और दर्शवती नदियों के किनारों पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ये बता रहे हैं कि जो हनुमानगढ़ में कालीबंगा है और सोती है, वहाँ से हमको ऐसे प्रमाण मिले हैं, वहाँ से हमको ऐसे खंडर मिले हैं जिससे हमको ऐसा प्रतीत होता है, इतिहासकारों ने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि आज से हजारों वर्ष पहले जो कालीबंगा सभ्यता है
सोती सभ्यता है, वहाँ पर नगर योजना जो दशवती और सरस्वती नदी के किनारे पे जो नगर बसे हुए हैं, उनकी नगर योजना और भवन निर्माण इस प्रकार से शानदार और उच्च कोटि का है, ये हमारे इतिहासकारों ने अध्ययन करके पता लगाया है। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, वेदियाँ आदि इस बात को प्रमाणित करती है। आपने देखा होगा कि इन जो सभ्यताएं हैं वहाँ से जो अपन को स्थल मिले, ईंटों के बने भवन, सड़कें मिली है, नालियाँ, सुव्यवस्थित सीवरेज का जितना शानदार प्रयोग कालीबंगा और हड़प्पा सभ्यता में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है। गोल कुएं, वेदियाँ इस बात को प्रमाणित करती है कि ये सभ्यता और ये जो पुराने लोग थे वाकई बहुत ही शानदार तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने अपने घरों का निर्माण किया है। वैज्ञानिक तरह से इन्होंने नालियाँ, सड़कें बनाई है, वेदियों का निर्माण किया है। आज से हजारों साल पहले का जो मानव था, इस प्रकार से अपना दिमाग का यूज करके इन्होंने नगर विन्यास को और नगर की जो योजना है वो बनाई थी दोस्तों। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आहड़, गिलूंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे हैं। मकानों में खिड़कियों, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनके जो मकान थे दोस्तों, उनमें खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे और खुले चौक, ये सारी की सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने बनाई है, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चद्दरें आदि आहड़ की कृषि और व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। आहड़ संस्कृति से हमको अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चद्दरें हमको प्राप्त हुई है। इससे वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि आहड़ की जो संस्कृति थी, आहड़ की जो सभ्यता थी, वहाँ पे कृषि और व्यवसाय प्रधान बस्ती थी। वहाँ पे अनाज था इसलिए लोग उसको पीस रहे हैं, तांबे की चद्दरें थी और भी कई सारे आपको उपकरण मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि आहड़ की जो सभ्यता है वो कृषि प्रधान थी। कैसी थी? कृषि प्रधान थी और व्यवसाय प्रधान थी। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिनमें पुष्कर, मरुधनु, जांगल, मत्स्य, शाल्व और मुरुकांतर आदि प्रमुख है। ये जो पुराने नगर है, ये हमारी जो राजस्थान है और राजस्थान का जो पुराने जो नगर थे, पुष्कर था, मरुधनु, जांगल, मत्स्य, शाल्व, मुरुकांतर, ये सभी जो नगर हैं वो पुरानी परंपराओं को दर्शा रहे हैं, पौराणिक परंपराओं को दर्शा रहे हैं। इनमें महाभारत कालीन, इनमें रामायण कालीन, इनमें पुराणों के अंदर इन सभी का यूज हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये कितनी पुरानी संस्कृति यहाँ पनप रही है राजस्थान में। महाभारत काल दोस्तों, महाभारत काल में विराट नगर, जिसको अपन बेराट कहते हैं, विराट नगर, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है। जो महाभारत है उसमें देखो दोस्तों, एक तो विराट नगर का नाम आता है, दूसरा पुष्कर का नाम आता है, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप से विकास हुआ है। दोस्तों, जो मौर्य काल है, मौर्य काल से उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य का जिस प्रकार से विकास हुआ, उसी प्रकार से राजस्थान में भी स्थापत्य के विकास में एक विशेष रूप से विकास हुआ है। इस काल की कला कौन सा काल? मौर्य काल से लगा के उत्तर गुप्त काल तक। इस काल की कला केवल राजकीय परिसर में ही नहीं पलती थी, वरन आमजन के मध्य भी प्रचलित थी। जो ये टाइम था दोस्तों, मौर्य काल से उत्तर गुप्त काल का, उस टाइम में राजाओं ने ही निर्माण नहीं कराए हैं, बल्कि यहाँ के जो धनी वर्ग के लोग थे, यहाँ के जो श्रेष्ठीजन व्यापारी जो लोग थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया है, अपने नगर निर्माण में योगदान दिया है। इन्होंने हवेलियाँ बनाई है, इन्होंने अपने घरों का निर्माण इस तरह से करवाया है कि आज भी वो चीज़ें
अपन को ज्यों की त्यों मिलती है और वहाँ उस टाइम का स्थापत्य दर्शाती है। विराटनगर जो कि जयपुर में है, अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। जो विराटनगर है दोस्तों, वहाँ पे मौर्य काल के हमको प्रमाण मिले हैं, जो अशोककालीन सभ्यता का अच्छा एक प्रमाण हमको उदाहरण मिलता है। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडर प्रमुख है। मौर्य काल में बेड़स नदी के किनारे मध्यमिका किसका नाम है? मध्यमिका नाम है चित्तौड़ के आसपास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं। नगरी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? नगरी का पुराना नाम है मध्यमिका। तो ये बात कर रहे हैं मौर्य काल की। मौर्य काल में बेड़स नदी के किनारे मध्यमिका की भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा के मध्य ये भव्य नगर रहा होगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बात कर रहे हैं मध्यमिका, जिसको वर्तमान में नगरी कहते हैं, और ये चित्तौड़गढ़ के पास में स्थित है दोस्तों। ये बता रहे हैं कि मौर्य काल में बेड़स नदी के किनारे जो मध्यमिका नगर था, उसकी भव्य नगर योजना, उसकी कितनी शानदार, कितनी अच्छी, कितनी सुंदर नगर योजना है, जो इस बात का साक्षी है कि आज से कितने साल पुरानी बात है दोस्तों, 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी के मध्य जो ये मध्यमिका नगर है वो शानदार भव्य नगर रहा होगा। ये इस बात के, वहाँ के जो स्थापत्य हैं इस बात की गवाही दे रहे हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमजेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बाद में जो गुप्त काल आया और बाद में गुप्त उत्तर काल आया, उसमें मेनाल नगर, अमजेरा, डबोक और भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल के बाद में भी इन नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ है। 7वीं और 13वीं शताब्दी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले, जो किले हैं वो किसके प्रतीक है दोस्तों? किले हैं, एक तो वीरता का प्रतीक है, किलों का निर्माण वीरता का प्रतीक है। दूसरा, रक्षा करने के लिए भी किलों का बनाया जाता था। वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बनाए गए। देखो दोस्तों, किले क्यों बनाए गए? किले दो चीज़ों के कारण बनाए गए। एक तो वीरता, किला बनाने से अपनी वीरता प्रदर्शित होती है, किला बनाने से रक्षा मिलती है दोस्तों। और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए क्या करेगा आदमी? धार्मिक प्रवृत्ति के लिए क्या करेगा? धार्मिक प्रवृत्ति के लिए मंदिर बनाएगा। तो इन सभी चीज़ों का भी राजस्थान में बहुत ही शानदार तरीके से निर्माण हुआ है, बहुत सुंदर ढंग से निर्माण हुआ है। आपने राजस्थान में से कई मंदिर देखे होंगे जो भारत में उदाहरण पेश करते हैं। कई किले ऐसे हैं जो भारत में अपनी भव्यता, अपनी सुंदरता की मिसाल देते हैं। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ का नगर नियोजन विशिष्ट है, क्योंकि जो अपनी कैपिटल होगी, जो अपनी राजधानी होगी, उसको राजा किस प्रकार से, किस ढंग से विकसित करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से तो जो स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। दोस्तों, जो पहले के राजा थे वो राजधानी उस स्थान को बनाते थे जो स्थान अपनी रक्षा करने में सफल हो। ऐसी जगह पे अपनी राजधानी बनाएंगे जहाँ पे जो विरोधी है, जो शत्रु है, उसका अटैक कम से कम हो, वो अपने पे युद्ध कम से कम कर सके। मान लो युद्ध हो भी गया है तो राजधानी ऐसी जगह बनाई जाएगी जहाँ से शत्रु को, विरोधी पर वापस अटैक करने में सफलता मिले और अपने विरोधी को युद्ध में सफलता नहीं मिले। ऐसी जगह राजधानी का निर्माण किया जाता था। उनमें से
दोस्तों भीनमाल ऐसी राजधानी थी। चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़ और आमेर ऐसे स्थान हैं जहाँ पे विरोधियों के दांत खट्टे हुए हैं, जहाँ पे विरोधियों की हार पराजय देखनी पड़ी थी और यहाँ के जो राजपूत राजा थे उनको विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए इन्होंने अपनी राजधानियाँ ऐसे स्थानों पर बनाने का निश्चय किया। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। जैसे जैसे लोग टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे यहाँ के राजाओं ने अपनी राजधानी को वहाँ से हटाकर ऐसे मैदानी भागों में बनाई जहाँ पे किलों का निर्माण भी हो सका और जहाँ वहाँ की जो प्रजा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो पहाड़ों में जनसंख्या रहने से रही तो उनके लिए मैदानी भागों में रहना आवश्यक हो गया। इसलिए बाद के जो राजा हुए उन्होंने अपनी राजधानी मैदानी भागों में बनाई है। बाद के राजाओं ने अपनी राजधानी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा और जयपुर जैसे नगरों का निर्माण किया और फिर वहाँ पे अपनी राजधानी का निर्माण किया। तो वहाँ भी इन जो राजा थे उन्होंने जैसे जयपुर नगर को किस तरह से व्यवस्थित और सुंदर तरीके से बसाया गया, जोधपुर को किस तरीके से बसाया गया। आज से सालों साल पहले, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जिन नगरों का निर्माण इन राजाओं ने किया है दोस्तों, वो आज भी मिसाल के तौर पर पेश हैं। आज भी ऐसे सुंदर नगर, इनकी बनावट, इनकी बसावट उदाहरण पेश करती है, मिसाल पेश करती है। जयपुर का जो जिस प्रकार से निर्माण हुआ है, जयपुर को जिस प्रकार से बसाया गया है, आज भी अपनी विशालता, अपनी मिसाल को ये बढ़ाए हुआ है। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर नगर को देखें तो महान शिल्पीकार विद्याधर जी ने, देखो दोस्तों 1727 में जिस प्रकार से जयपुर नगर की नींव डली और जिस प्रकार से महान शिल्पीकार विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ यानी छोटी और बड़ी चौपड़ जिनमें बीच में फंवारे तथा चौड़ी सड़कें के दोनों ओर बाजार स्थित हैं। शहर से निकास के लिए सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि दोस्तों जो विद्याधर थे शिल्पीकार, उन्होंने उस टाइम 500 साल पहले, 600 साल पहले किस प्रकार से जयपुर नगर की नींव डाली और किस प्रकार से इस नगर की बसावट की है, वो आज भी देखने लायक है, अनुकरणीय। इन्होंने अपनी जो जयपुर नगर की बसावट है वो बनाई है। सवाई जय सिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1726 है दोस्तों। कब है? नवंबर 1726 को, नवंबर 1726 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा इसकी नींव रखी गई। आगे चलकर तो पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया है। जिस तरह से जय सिंह जी ने अपने विदेशों में देखकर वहाँ की बसावट को इन्होंने देखा तो इन्होंने सोचा कि आमेर जो मेरी राजधानी है उसको मैं जयपुर ट्रांसफ़र करूं, तो उससे पहले मैं जयपुर की बनावट, जयपुर की बसावट इस प्रकार से करूं कि सालों साल तक जयपुर की जो बसावट है वो अनुकरणीय रहे, वो मिसाल के तौर पर रखी जाए। तब नवंबर 1726 में इन्होंने जयपुर की नींव रखी और महान शिल्पीकार विद्याधर के नेतृत्व में जयपुर को बसाया दोस्तों। और इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी राजगुरु पंडित जगन्नाथ ने जयपुर की नींव रखी। और उसके बाद में 1726 ईस्वी के बाद में जयपुर की बसावट होने के बाद में बाद के जो नगर बसे हैं उन्होंने जयपुर की बसावट की अनुकरणीय पहल को अपने में संजोए रखा और इसी तरह अपने नगर को बनाने में इस जयपुर नगर का योगदान रहा है दोस्तों। इसके बाद में
12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। 12वीं सदी में जब जैसलमेर का निर्माण किया गया तो वहाँ पे नगर की जो बनावट है वो जंगल की निकटता को देखा गया। वहाँ पे पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर जैसलमेर का निर्माण किया गया। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में था। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि अजमेर की तुलना किस से की गई है। अजमेर की तुलना किससे की गई है दोस्तों? अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है कि ऐसी शानदार और ये बसावट है इसकी। और ये किस में की गई है? पृथ्वीराज विजय में। और अभी भी आपको पता है कि अजमेर को राजस्थान की हृदय स्थल कहा जाता है। बहुत ही शानदार बनावट और बहुत ही मनोहारी दृश्य, बहुत ही ऐसा जिला है वहाँ पे कि शांति प्रिय जो अजमेर की बसावट है दोस्तों। और इसकी तुलना पृथ्वीराज विजय उसमें इंद्रपुरी से की गई है। बूंदी की स्थापत्य में तथा उसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा है। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे भवन निर्माण तथा भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित हैं। बीकानेर में समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए तथा हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया है। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया है दोस्तों। नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा है, क्योंकि नगर अलग होंगे फिर गांव अलग होंगे दोस्तों। गांव और नगर तो अलग अलग होने ही है। पहाड़ी इलाके के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा और सरड़ा। उदयपुर के जो गांव हैं वो पहाड़ी इलाके में, पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियों छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी मिलती है। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा का ध्यान में रखकर बसाया गया, इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर का मतलब क्या है? तालाब होता है। सर का मतलब क्या होता है? तालाब। तो आपने देखा होगा बीकानेर और जैसलमेर के जो भी गांव है उनके आगे क्या लगा होता है? सर। जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, जैसे बीदासर, जैसर, उदरासर। ये सभी सर का मतलब ये है कि तालाब से संबंधित है। तो दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में पढ़ेंगे दुर्ग शिल्प। आज अपन ने क्या पढ़ा है? नगर स्थापत्य। क्या पढ़ा दोस्तों? नगर स्थापत्य कि राजस्थान में किस प्रकार का नगर स्थापत्य था। और जो कल की क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं और राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लासेस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इन क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आप यूँ ही पढ़ते रहिए, अपनी मस्ती में मस्त होकर पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।